नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेके जो 100 से ज्यादा रिट पिटीशन फाइल हुई है, वो मामला आज मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में आया। हालांकि मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में बहुत ज्यादा काम था। उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन जैसे बड़े बड़े मामले पड़े हुए हैं, इसके बावजूद उन्होंने वक्फ संशोधन बोर्ड बिल पे जो याचिकाएं थी उनको सुनना शुरू किया। और जिस हिसाब से न्यायपालिका ने सवाल खड़े किए बिल पर, उससे मुझे मोदी सरकार हिट होते हुए दिखाई दे रही है। तुषार मेहता जो सरकारी वकील थे, वो आए बाएं देखते हुए ये करने लगे। और अति तो तब हुई जब उनके पास किसी चीज का जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मुझे समय चाहिए जवाब देने के लिए। उन्होंने कहा कि गुरुवार को कल फिर इस पे बात होगी, हो सकता है कि कुछ अंतरिम निर्देश भी दे दे। हालांकि अभी बिल पे कोई निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम सिर्फ सुनवाई कर रहे हैं, कुछ सवाल उठाए उन्होंने। फिर अंत में जब तुषार मेहता के पास कुछ बातें बची नहीं, तो उन्होंने कहा कि क्या माय माय लॉर्ड, यहाँ पे तो जो जेपीसी थी उसने करीब करीब 38 बार बैठकें की है और करीब करीब 93.2 लाख जो चीज़ें हैं, इतने एप्लीकेशन जो पिटिशंस उनके पास आई थी, उसको सारों को स्टडी करने के बाद ये हमने किया। अब ये नहीं बता पाए कि जिस जेपीसी का जो टाइमिंग था, उस टाइम में 98.2 लाख ज्ञापन कैसे उन्होंने किया। 98 लाख 20,000 ज्ञापन उन्होंने पढ़े, उस पर सोच किया, उसका नोटिंग किया और उसको इनकारपोरेट किया। लेकिन चलो ठीक है, जब आपको जेपीसी ने कितना काम किया इसकी मदद लेनी पड़ती है, इसके मायने आपके पास उन तमाम सवालों के जवाब नहीं थे जो मुख्य न्यायाधीश ने उठाए। खासकर 3 बिंदु पर आज जोरदार जो बहस हुई, वो ये था। जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर ये क्लॉज आपने हटाया कैसे, इसको किस बिना पे हटाया। उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करना, इसका मतलब स्थापित व्यवस्था को पलटा देना, इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रीवी काउंसिल से लेके सर्वोच्च न्यायालय के तमाम वक्फ बोर्ड के जो केसेस थे, उनके निर्णय जो है, मैंने उनमें पूरी तरह से उसको स्कैन किया, लेकिन एक बात कहीं पे भी ऐसे उल्लेख नहीं है कि वक्फ बाय यूजर्स को किसी ने रिजेक्ट किया होगा। यदि वक्फ बाय यूजर्स को ये तमाम प्रीवी काउंसिल से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के तमाम निर्णयों में उसको जस्टिफाई किया जाता है, तो फिर हम वक्फ बाय यूजर को जो संपत्ति है उसको फर्जी कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो 700-800 साल पुरानी जो संपत्तियां हैं, उसको आप कैसे करेंगे, इससे तो गंभीर समस्या पैदा होगी। इस बात पर उन्होंने समय मांगा, क्योंकि उनके पास भी इसका जवाब नहीं था। और अक्सर जब इस बिल पे आया था, तो न्यूज लॉन्चर पे हम लोग बार बार कह रहे थे कि वक्फ बाय यूजर को हटाकर एक एक ऐसा हो रहा है कि जिसके पास कोई, उन्होंने कहा कि साहब रजिस्ट्रेशन का एक मामला है कि रजिस्टर करा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि उसका प्रोसेस कहाँ है बिल में, आपने प्रोसेस कहाँ दिया। लेकिन यदि किसी को पुरानी 300 साल पुरानी मस्जिद है, यदि वो वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सरकारी ज़मीन पे है? कैसे आपको सरकारी ज़मीन क्लेम कर सकते हैं? तो इस बारे में भी तुषार मेहता ने समय माँगा, क्योंकि ये बड़ा एक मेजर पॉइंट है। और इसी पॉइंट पे कहीं न कहीं लगता है, जिनके पास पुराने कागज़ात नहीं हैं, जिनके पास पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो तमाम संपत्ति सरकारी संपत्ति घोषित कर उसको डिमोनेटाइज़ेशन, तो इसीलिए जो बार-बार यूज़ होता है। और हमने देखा भी है कि जैसा ही बिल पारित हुआ, उस पे तो राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर भी नहीं हुए थे। तो योगी जी ने कहा कि मैंने कलेक्टर को आदेश दिया है, जो-जो चीज़ें देखने को मिलेगी, वो तमाम चीज़ें जो देखिए, जिसका कोई प्रूफ नहीं होगा, जिसके पास कोई कागज नहीं होगा, वो सरकारी ज़मीन मानी जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ये सरकार की मनीषा दिखती है, लेकिन गृह मंत्री बार-बार बोल रहे थे कि किसी भी मुस्लिम समाज की किसी भी प्रॉपर्टी पे सरकार कोई उसको छीनने या किसी मस्जिद या मज़ार को छीनने नहीं जा रही है। लेकिन उसके बाद जो रिपरकशन हुए, वो ही हुए, क्योंकि वक्फ बाय यूज़र ये ऐसा क्लॉज़ था जिसको निकाल कर
इस बिल ने करीब-करीब सारी वक़्फ़ प्रॉपर्टी जिसके पास पुराने जो प्रॉपर्टीज़ है, जो सालों पुराने मुग़ल पीरियड उसके पहले के पीरियड की है, वो तमाम चीज़ें जो है वो सरकारी घोषित हो सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने लिया कलेक्टर के जाँच के दौरान। उन्होंने कहा कि जब कलेक्टर जाँच करेंगे, तो कलेक्टर की जाँच के दौरान वो प्रॉपर्टी वक़्फ़ की नहीं मानी जाएगी, जब तक कलेक्टर अंतिम निर्णय नहीं देते। अब कोर्ट ने यहाँ एक पॉइंट पूछा कि वहाँ कोई दुकान चल रही है या वहाँ कोई चीज़ चल रही है, तो वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर उसको बंद किया जाएगा, वो बंद हो जाएगा काम। जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी चालू होगी तब तक वो किसी और को सफ़र होना पड़ेगा। इसमें तुषार मेहता ने कहा कि नहीं, इसके मायने ये हैं कि कलेक्टर जब तक जाँच करते रहेंगे तब तक उसको वक़्फ़ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, लेकिन वहाँ जो चल रहा है उसको चलने दिया जाएगा। तुरंत जज साहब ने सवाल पूछा कि यदि वो कोई दुकान चल रही है तो उसका किराया फिर कहाँ जमा होगा? क्योंकि जब तक जाँच चल रही है, यदि 1.5 साल के लिए जाँच चलेगी तो 1.5 साल तक वो किराया कहाँ जमा होगा? क्योंकि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। फिर जज साहब ने कहा कि आप ऐसे प्रावधान बेतुके प्रावधान रखते क्यों हैं? क्या मायने हैं इसके? तुषार मेहता चुप थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद तीसरा पॉइंट था गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बोर्ड पे कैसे सदस्य कैसे होने चाहिए। इस बात पर भी तुषार मेहता को उन्होंने पूछा कि क्या तमाम जो हिंदू ट्रस्ट है जिसपे जो अलग अलग चाहे वैष्णव देवी ट्रस्ट हो या तिरुपति ट्रस्ट हो, ये जो बड़े बड़े ट्रस्ट है, क्या यहाँ मुसलमानों को आप एंट्री करेंगे? तब तुषार मेहता ने कहा कि कई मुस्लिम लोग ऐसे हैं, एक मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा तबका है कि जो वक्फ बोर्ड से गवर्न होना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा था कि इसका मतलब फिर आप उनको हिंदुओं को रखोगे उनके बोर्ड पे। उन्हें कहा कि ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम समाज का जो ट्रस्ट है और मुस्लिम जो धार्मिक उनका जो ट्रस्ट है, उस पे तो हिंदू जा नहीं सकते, उसमें मुसलमान ही होगा। क्योंकि जो संविधान में जो कानून बने हैं, उसके तहत यदि किसी हिंदू का कोई ऐसा ट्रस्ट होगा जो उसको पूरा कार्यभार देखता होगा, वहाँ पे कोई दूसरे धर्म का आदमी नहीं जा सकता, तो फिर मुसलमानों में क्यों? यही बात बार-बार हम न्यूज़ लॉन्चर पे भी कहते थे, यही बात बार-बार लोकसभा के पटल पर विपक्ष कहता था, राज्यसभा के पटल पर विपक्ष कहता था, लेकिन बस जब सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, तो बहुमत के जो मद होता है, उसमें फिर आम जनता की सुनवाई कहाँ होती है? ये इस सवाल पे जब उन्होंने पूछा, तो तुषार मेहता हकतक रह गए। उनके पास कोई किसी को देने को जवाब नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मात्र इन 3 बिंदुओं पे आज जो इसी पे चर्चा हुई, अब इसके बाद तो बहुत सारी चर्चाएँ खुलनी है, बहुत सारी बिंदुओं पे बात होगी। जब सर्वोच्च न्यायालय की इन 3 बिंदुओं पे खासकर कि हिंदू कैसे आपके बोर्ड में होंगे, वक्फ बोर्ड पे होंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब कलेक्टर जाँच करेगा तो वो पार्टी वक्फ की क्यों नहीं कहलाएगी? जब तक कलेक्टर ये जाँच नहीं करके देता कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तब तक तो वक्फ की रहनी चाहिए। ये बेतुका क्लॉज़ क्यों लाया? और तीसरा जो है वक्फ बाय यूज़, इसको हटा के आप एक बहुत बड़ा इश्यू खोलने जा रहे हैं और इससे भयानक बवाल मचेगा। इन तमाम बातों से एक तो बात लगता है जिस हिसाब से लगातार सर्वोच्च न्यायालय कटघरे में खड़ा कर रहा था सरकार को और सरकार के वकील जो हमारे तुषार मेहता जी हैं, वो बार-बार बगले झाँक रहे थे, इधर-उधर देख रहे थे और जब कुछ मिला नहीं तो उन्होंने समय माँगा कि इस पे मुझे समय चाहिए क्योंकि सबको पता था ये यही पॉइंट है जिस पे लोकसभा में चर्चा हुई, ये वही इश्यूज़ है जिस पे राज्यसभा पे चर्चा हुई, यही इश्यूज़ है जिस पे मीडिया में चर्चा हो रही है, यही इश्यूज़ है जिसको लेके मुस्लिम समाज उद्वेलित है या क्रोधित है, ये तमाम इश्यूज़ वही हैं। लेकिन उस तमाम इश्यूज़ को वही इश्यूज़ कोर्ट में उठेंगे, ये जानते हुए भी यदि तुषार मेहते जैसा सीनियर जो हमारे सरकारी वकील हैं, यदि वो सॉलिसिटर जनरल यदि तैयारी करके नहीं आए, ये तो मैं मान नहीं सकता, लेकिन उनके पास भी इन सवालों का जवाब नहीं है। पार्लियामेंट में तो सरकार उस अहंकार के चलते इतनी बदतमीज़ी कर सकती है कि नहीं देंगे जवाब, आपको जो करना सो करो। और अक्सर हमने देखा कि यहाँ मणिपुर के ऊपर भी जब अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो मणिपुर छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे बात हो रही थी, लेकिन मणिपुर पे नहीं बात हो रही थी। ऐसे ही
कई चीज़ों पे बार-बार ये बताया जा रहा था कि मुस्लिम समाज के लिए है, गरीबों के लिए है, मुस्लिम जो पिछड़े हैं उनके लिए है, महिलाओं के लिए है, लेकिन इन बिंदुओं पे कोई बात नहीं कर रहा था, जो बिंदुओं पे आज भी सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने उठाए। तो जब सरकार के पास इसके जवाब नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है, ये सब सब जानते हैं। ऐसे में तुषार मेहता भी क्या करेंगे? उन्होंने भी समय माँगा और अंत में जब वो बहुत बुरी तरह से फँस गए, तो उन्होंने कहा कि भई ऐसा थोड़ी बना बिल। 38 इसमें बैठकें हुई हैं। वो बैठकें कैसी हुई है, इस बैठकों में मारा-मारी कैसी हुई है, इस बैठकों में हाथ पे पकड़ा-पकड़ी कैसी हुई है, बोतलें फूली है, खून निकला है, ऐसी बैठकें हुई। जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें विपक्ष बार-बार कहता है कि जेपीसी ने विपक्ष के ऑब्जेक्शन को लिया ही नहीं है। दूसरी ओर ममता बनर्जी लगातार इस बिल के विरोध में खड़ी है, लेकिन जो 2 ऐसे नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिनके पास एक मुस्लिम समुदाय का एक कंसोलिडेटेड वोट है, उनको बहुत मुश्किल हो रही है ये बताने के लिए कि जब सर्वोच्च न्यायालय भी सवाल उठा रहा है, तो अब वो क्या कहेंगे अपने मतदाताओं को, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया? उन्होंने जो जो संशोधन आगे दिए और जो संशोधन एक्सेप्ट हो गए ऐसे बताया जाता था, तो वो संशोधन इन बेसिक इश्यूज़ को क्यों एड्रेस नहीं कर रहे थे? या वो संशोधन भी दिल्ली से भेजे गए थे कि आप ये दे दो, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप बता देना कि हमने संशोधन दिए, वो एक्सेप्ट कर लिए, इसलिए बिल अपना अच्छा है और मुसलमानों के लिए अच्छा है। क्या ये बताने का प्रयास किया? लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आज 2 तीखे सवाल पूछे, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस सवालों ने कम से कम मोदी सरकार को, नीतीश कुमार को, तमाम बिल को सही कहने वाले चाहे अजित पवार हो या चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, सभी को हिट किया है। अजित पवार ने भी अभी हाल ही में अपने पार्टी के कुछ मुस्लिम नेताओं को बुलाकर ये बताने का प्रयास किया कि ये जो मुस्लिम समाज के लिए जो बिल पारित किया है, ये आपकी भलाई के लिए है, आप जो समझने का प्रयास कीजिए। वहाँ पे भी 1-2 नेता ने जो ऐसे कड़े सवाल पूछे, जिसका जवाब अजित दादा के पास नहीं था, तो फिर सुनील तटकरे ने उनको ज़ोर से डाँट के कहा कि आपको बुलाया बात करने के लिए और आप ज़बरदस्ती गले पड़ रहे हैं और या ज़बरदस्ती इश्यू बना रहे हैं। ऐसी बातें उस मीटिंग के कुछ लिखने हुए लोग बता रहे थे। कुल मिलाकर ये मामला इतना ईज़िली नहीं इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देता है। सरकार बिल बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट सबसे सुपीरियर है। जनता बार-बार लोग कहते हैं कि इतने सारे करोड़ों जनता ने जिनको मतदान देके सामने लाया, उन मतदाताओं को जितना भी उनके सम्मान करे वो ठीक है, क्योंकि मतदान करना ही अपने आप में बड़ी बात है। मतदान करके लोगों ने सरकार को बनाया, सरकार आई, तो सरकार को कुछ भी करने का अधिकार है। यदि ये सरकार सोचती है तो ये गलत है, क्योंकि ये देश, पार्लियामेंट, न्यायपालिका और ये सारी चीज़ें जिसके अंदर बैठी हुई है, वो जो बृहत एक व्यवस्था है, उसे संविधान कहते हैं। ये संविधान के पिलर्स है। संविधान के अनुसार ही उन्हें काम करना पड़ेगा। संविधान का एक फ्रेमवर्क है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का कस्टोडियन है। कोई भी कानून पास होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें ये देखता है कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं छूता और ये बिल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये तीखे सवाल और इसीलिए मौन धारण करते हैं वकील, क्योंकि जवाब नहीं है। देखते हैं अगली डेट मिली हुई है, तो अगली डेट पे क्या होता है। हमने गुरुवार को कल फिर कुछ इस पर डिस्कशन होगा। जो भी डिस्कशन होगा आपके साथ लाएँगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।